हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग वैदिक सप्ताह पर पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों। पार्ट 1 में दोस्तों 64 क्वेश्चन करवाया गया है। जो भाई बहन नहीं देखे होंगे वो जरूर से जरूर जाके वीडियो को देखिए साथियों। ये बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। ये वैदिक सप्ताह पे है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे करवाया जाएगा दोस्तों। ज्ञानेंद्र सरकार नोट्स का है दोस्तों, आप लोग देखना नहीं भूलिए दोस्तों। वीडियो को जरूर से जरूर देखिए और अपने भाई बहन अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर भी कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिए दोस्तों, क्योंकि अपना परिवार जितना बड़ा होगा उतना हौसला बढ़ेगा और उतना अच्छा से कंटेंट को और बढ़िया से बढ़िया लेवल के कंटेंट को बताया जाएगा दोस्तों। आप सभी से यही गुजारिश है, वीडियो देखिए तो जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए दोस्तों। चलिए धन्यवाद दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 देखा जाए। निम्न में से किस काल को लौह प्रौद्योगिकी का काल कहा जाता है साथियों? तो कहा जाता है आपका उत्तर वैदिक काल को लौह प्रौद्योगिकी का काल कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? लौह प्रौद्योगिकी का काल कहा जाता है उत्तर वैदिक काल को दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 65 की ओर चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण किस आधार पर होता था साथियों? ये होता था जन्म के आधार पर। क्या बोला गया, फिर से पढ़ लिया जाए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण यानी जाति का निर्धारण किस आधार पर किया जाता था दोस्तों? जन्म के आधार पर। चलिए 66 देखते हैं हम लोग। सही कथन का चयन करना है। शूद्रों को द्विज कहा जाता था, ये आपका गलत है दोस्तों। शूद्रों को द्विज नहीं कहा जाता था दोस्तों। इतरे ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को द्विता कहा जाता था दोस्तों, ये आपका सॉरी दोस्तों, देखिए शूद्रों को द्विज कहा जाता था दोस्तों। शूद्रों को जो है द्विज कहा जाता था साथियों। और इतरे ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को द्विता कहा गया, ये भी आपका सही था दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द का अर्थ मूल पुरुष का वंशज का था दोस्तों। तीनों आपका सही है दोस्तों। इसमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया गया है दोस्तों, सभी आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 67 देखते हैं हम लोग दोस्तों। किसका मिलान गलत है दोस्तों? देखिए इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों 50 विवाह जो है बलपूर्वक विवाह कन्या से किया जाता था दोस्तों, ये मिलान आपका गलत है दोस्तों। गंधर्व विवाह दोस्तों प्रेम विवाह को कहते हैं, ये आपका सही है। फिर आपका ब्रह्म विवाह दोस्तों समान वर्ण में विवाह ब्रह्म विवाह हुआ। और देव विवाह दोस्तों पुरोहित के साथ विवाह देव विवाह कहलाया। क्या कहलाया? देव विवाह दोस्तों, पुरोहित के साथ विवाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। किस वेद में उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था दोस्तों? किस वेद में? देखते हैं हम लोग। यजुर्वेद में कहा जाता है। किस वेद में दोस्तों? यजुर्वेद में क्या कहा जाता था? उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। क्या? रत्नी दोस्तों। चलिए 69 देखिए। उत्तर वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख पेशा क्या था साथियों? प्रमुख पेशा उत्तर वैदिक कालीन में कृषि था दोस्तों। क्या था? कृषि साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। किस आधार से कृषि से संबंधित लौह उपकरण मिले हैं दोस्तों? तो आप सभी साथी को पता होगा अंतरजी खेड़ा से लौह उपकरण संबंधित है दोस्तों। कहाँ से? अंतरजी खेड़ा दोस्तों। ये कहाँ पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 71 देखिए। निम्न में सही कथन को चुनना है। उत्तर वैदिक काल में प्रधान व्यापारी को श्रेष्ठीन कहा जाता था दोस्तों, ये आपका सत्य है दोस्तों, सही है, श्रेष्ठीन कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी दोस्तों, ये भी आपका सही है दोस्तों। और उत्तर वैदिक काल के लोगों को समुद्र का ज्ञान हो गया था दोस्तों। उत्तर वैदिक काल को लोगों को समुद्र का ज्ञान हो चुका था दोस्तों, इसलिए ऑप्शन डी तीनों सही थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 चलते हैं। राजा की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है दोस्तों? चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मिलता है दोस्तों आपका ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से देवीय शक्ति का प्रधान मिलता है दोस्तों। किससे? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से दोस्तों। चलिए 73 देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के लोग किस प्रकार के वर्तन से परिचित थे दोस्तों? आप सभी साथी को पता है दोस्तों,
काले और लाल रंग का मृदबान उत्तर वैदिक काल के लोगों को परिचित थे दोस्तों, और काले रंग का मृदबान इससे भी परिचित थे, चित्रित दूसरे मृदबान इससे भी परिचित थे, और लाल मृदबान इससे भी परिचित थे दोस्तों। इसलिए ऑप्शन आपका डी लेगा दोस्तों, इनमें से सभी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 74 देखिए, उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के ऋण का उल्लेख नहीं मिलता है दोस्तों? ऋण का जो उल्लेख नहीं मिलता है साथियों, वो मातृ ऋण है। कैसा ऋण है दोस्तों? मातृ ऋण है। देखिए, पितृ ऋण मिलता है, ऋषि ऋण भी मिलता है, देव ऋण भी मिलता है दोस्तों, लेकिन मातृ ऋण नहीं मिलता है दोस्तों, ये वर्णन नहीं किया गया है। 75 देखिए, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में सही कथन चुनना है दोस्तों। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में आपका हो जाएगा, इनमें सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है दोस्तों, ये सही है आपका। इनमें स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी साथियों। और सर्वप्रथम मृत्यु की चर्चा इसी ग्रंथ में हुई है दोस्तों, मृत्यु की चर्चा इसी ग्रंथ में की गई है, शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों। इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, उत्तर वैदिक काल में राजा वाजपेय यज्ञ क्यों करवाता था दोस्तों? तो शक्ति प्रदर्शन के लिए दोस्तों। क्यों करवाते थे? शक्ति प्रदर्शन के लिए दोस्तों। फिर से पढ़ लिया जाए, उत्तर वैदिक काल में राजा वाजपेय यज्ञ क्यों करवाते थे? शक्ति प्रदर्शन के लिए दोस्तों। 77 देखिए, कौन सा कथन गलत है पूछा गया दोस्तों। तो देखिए, गलत क्वेश्चन को हम लोग को पहचानना है, तो हो जाएगा आपका दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। सही बात है दोस्तों। दास बंदी पुरुष या स्त्री को कहा जाता था दास दोस्तों, ये भी बात सही है। और अथर्ववेद की रचना गंगा यमुना क्षेत्र में की गई थी दोस्तों, ये भी आपका बात, ये भी क्वेश्चन सही है दोस्तों। लेकिन 3 पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण ब्रह्मा का उपक्रम कहा जाता नहीं दोस्तों, विष्णु का उपक्रम कहा जाता है। किसका कहा जाता है? विष्णु का दोस्तों। इसलिए ये आपका गलत है, गलत पूछा गया तो आपका डी गलत है। 78 देखिए, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन था दोस्तों? कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम पुराण साथियों आपका मत्स्य पुराण है दोस्तों। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण दोस्तों। चलिए साथियों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 79 देखिए, 79 बोला गया है, प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे दोस्तों। तो आप सभी जान रहे हैं, निष्क प्राचीन भारत में किस लिए जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण के लिए दोस्तों, क्योंकि इस निष्क को गले में लोग पहनते थे दोस्तों। 80 देखिए, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है दोस्तों। किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से दोस्तों साथियों। देखिए 800 से 600 ईसा पूर्व किस काल से जुड़ा हुआ युग है? तो आप लोग क्वेश्चन को ब्राह्मण युग लगाइए दोस्तों। 81 देखिए, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी दोस्तों? ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि दोस्तों, ब्राह्मी लिपि दोस्तों। कौन लिपि थी? ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं हम लोग। किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया था दोस्तों? तो कहा गया था अथर्ववेद में दोस्तों, सभा को क्या कहा गया था? नरिष्ठ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो प्राप्त जो हुआ है वो बोगाज कोई से प्राप्त हुआ दोस्तों। फिर से पढ़ लिया जाए, 14वीं सदी ईस्वी में ईसा पूर्व में 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो बोगाज कोई से प्राप्त हुआ। कहाँ से? बोगाज कोई से दोस्तों। चलिए 84 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है दोस्तों? तो ऋग्वेद पे आपका संकलन जो आधारित है वो साथियों सामवेद का। किसका है? सामवेद का। चलिए 85 देखिए, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है साथियों? तो शुल्ब सूत्र जो है गणित से संबंधित है। किससे दोस्तों? गणित से, गणित विषय से दोस्तों। चलिए हम लोग 86 देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अष्टपति शासक थे दोस्तों। किसके शासक थे? केकई के शासक थे दोस्तों। किसके? केकई के दोस्तों। चलिए हम लोग 87 देखते हैं।
किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है दोस्तों? तो अथर्ववेद में। किस वेद में कहा गया दोस्तों? अथर्ववेद में। चलिए हम लोग 88 देखते हैं। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी दोस्तों? तो जनता जो विश्वास करती थी वो बलि एवं कर्म कांडों में विश्वास करती थी दोस्तों। किस पे करती थी? बलि एवं कर्म कांडों पे दोस्तों। चलिए 89 देखते हैं हम लोग। सर्ग और प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर और वंशानुचरित्र संकेत है दोस्तों। ये किसका संकेत है? पुराणों का है दोस्तों। एक बार फिर से पढ़ा जाए, नया क्वेश्चन है दोस्तों। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर और वंशानुचरित्र संकेत है दोस्तों पुराणों का। किसका? पुराणों का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 90 देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था दोस्तों? ये लड़ा गया था साथियों पुरुषनी नदी के किनारे। कहाँ पे लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के किनारे दोस्तों। कहाँ? पुरुषनी नदी के किनारे दोस्तों। चलिए 91 चलते हैं हम लोग। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनयाही माँ होने के लांछन को चुनौती देता है उल्लेखित है दोस्तों। ये उल्लेखित है छंदोग्य उपनिषद से दोस्तों। किससे उल्लेखित है? छंदोग्य उपनिषद से दोस्तों। फिर से पढ़ा जाए। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही होना चाहिए दोस्तों, अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है छंदोग्य उपनिषद से दोस्तों। किससे? छंदोग्य उपनिषद से दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। चलिए हम लोग उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है दोस्तों? ये जो उपनिषद पुस्तकें आधारित है दोस्तों योग पे आधारित है। सॉरी दोस्तों, दर्शन पे आधारित है। किस पे आधारित है? दर्शन पे दोस्तों। चलिए 93 पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत सहस्त्री संहिता कहा जाता है? सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये जाना जाता है महाभारत को दोस्तों। किसे जाना जाता है? महाभारत को दोस्तों। 94 देखिए। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है साथियों। ये उल्लेख आपको ऋग्वेद से है दोस्तों। किस वेद से? ऋग्वेद से दोस्तों। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किस वेद से है? ऋग्वेद में दोस्तों। 95 देखिए। निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है साथियों? ये मिलता है पुरुष में दोस्तों। किस में मिलता है? पुरुष में दोस्तों। 96 देखिए। किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है दोस्तों? ये गायत्री मंत्र जो समर्पित है दोस्तों ये सावित्री देवी को समर्पित है। किसको दोस्तों? सावित्री देवी को। 97 देखिए। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था दोस्तों? करों का जो अधिकारी संग्राहक होता था उसे बोला जाता था दोस्तों भागदूत दोस्तों। क्या बोला जाता था? भागदूत बोला जाता था दोस्तों। 98 देखिए। कठ उपनिषद निम्न में से किस एक से संबंधित था साथियों? ये संबंधित था आपका यजुर्वेद से दोस्तों। किससे संबंधित था? यजुर्वेद से दोस्तों। यजुर्वेद से। 99 देखिए। निम्नलिखित में से किस एक ने सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया था दोस्तों? गोत्र शब्द का जो प्रयोग कुल के अर्थ में किया था वो था साथियों आपका ऐतरेय ब्राह्मण था। कौन था साथियों? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ था। चलिए हम लोग 100 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त है दोस्तों? ये है दोस्तों गविष्ठ। कौन सा है? गवि दोस्तों। ऐसे देखा जाए कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त है? तो गविष्ठ दोस्तों। 101 देखिए। निम्नलिखित ब्राह्मण मूल ग्रंथों में कौन सा एक ऋग्वेद से संबंधित है दोस्तों? तो ऋग्वेद से जो संबंधित है ऐतरेय ब्राह्मण है दोस्तों। फिर से देखा जाए निम्नलिखित ब्राह्मण मूल ग्रंथों में से कौन सा एक ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए साथियों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 102 देखते हैं। 100 क्वेश्चन का डिस्कस करवाया जाएगा साथियों। 100 क्वेश्चन का दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस एक को वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है दोस्तों? किया गया है दोस्तों। देखिए आप लोग ऑप्शन बताइए दोस्तों, किसको किया गया है? ध्यान दीजिए आप लोग। किया गया है साथियों आपका कपिल को। किसको किया गया? कपिल को दोस्तों। फिर से देखिए एक बार पढ़ देते हैं। वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित इसे किया गया? कपिल को दोस्तों। किसे? कपिल को। चलिए अब 103 देखते हैं। वैदिक शब्द रीत का आशय क्या है दोस्तों? वैदिक शब्द में रीत का क्या आशय होता है? तो रीत का आशय दोस्तों नैतिक नियम से। किससे? नैतिक नियम से दोस्तों। किससे? नैतिक नियम से साथियों। चलिए 104 देखते हैं। ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ है दोस्तों। परम सत्ता के रूप में हुआ है। ये हुआ है उपनिषद काल में दोस्तों। किस काल में हुआ है? उपनिषद काल में दोस्तों। किस काल में? उपनिषद काल में। 105 देखिए। आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांतों को कहाँ उल्लेख नहीं मिलता है दोस्तों? फिर से देखा जाए, आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांतों का कहाँ उल्लेख नहीं मिलता है पूछा है दोस्तों। तो ये वेद में नहीं मिलता है दोस्तों। कहाँ पे नहीं मिलता है? वेद में दोस्तों। आरण्यक में मिलता है पुनर्जन्म के बारे में, आपका जातक संहिता में मिलता है, उपनिषद में मिलता है दोस्तों, लेकिन नहीं जो मिलता है ये आपका वेद में नहीं मिलता है दोस्तों। चलिए 114 देखते हैं हम लोग। ऋग वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है दोस्तों? ऋग वेद में संपत्ति का मुख्य रूप है दोस्तों आपका गोधन है दोस्तों। क्या है? गोधन। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋग वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है दोस्तों? गोधन है। 107 देखिए। मैं कवि हूँ, मेरे पिता भीषज और मेरी माता अन्न पीसती है। यह अवतरण कहाँ का है साथियों? यह अवतरण आपका दोस्तों ऋग वेद का या यजुर्वेद का है, या दोस्तों धम्मवेद का है, या मृच्छकटिकम का है दोस्तों। आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, जवाब दीजिए। ये आपका दोस्तों हो जाएगा कहाँ से? ऋग्वेद से दोस्तों। कहाँ से होगा? ऋग्वेद से साथियों। चलिए 108 देखिए। 10 राग युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंध था दोस्तों? इनका संबंध था साथियों भरत से। किनसे था? भरत से दोस्तों। चलिए 109 देखिए। जीवन में सेवा उसका हिस्सा था, किस पर लागू होता है दोस्तों? जीवन में सेवा उसका हिस्सा था, किस पर लागू होता था? ये क्वेश्चन दोस्तों आपका शूद्र वर्ण समुदाय से है दोस्तों। कैसा से? किससे है? शूद्र और वर्ण से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 110 देखिए। ऋग्वेद में उल्लेखित यदु और तरवसु थे दोस्तों। कौन थे? ये दोनों दो जन थे दोस्तों, यानी दो जनता थे दोस्तों। जन्म ने भाई होगा दोस्तों। ऋग्वेद में उल्लेखित यदु और तरवसु थे, दो जन थे दोस्तों। 111 देखिए। ऋग्वेद में उल्लेखित सदरुति क्या है दोस्तों? ऋग्वेद में उल्लेखित जो सदरुति है वो आपका एक नदी का नाम है दोस्तों। सदरुति क्या है? एक नदी का नाम है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। चलिए 112 देखते हैं। ऋग्वेद काल के लोग इंद्र का निम्नलिखित प्रायोजन से आवाहन करते थे दोस्तों। तो जो आवाहन करते थे वो भौतिक सुख एवं विजय के लिए करते थे दोस्तों। फिर से देखा जाए, ऋग्वेद काल के लोग इंद्र का निम्नलिखित प्रयोजन से आवाहन करते थे भौतिक सुख एवं विजय से दोस्तों। 113 देखिए। 113 क्या बोला गया है? जंगल की देवी अरण्ययानी का प्रथम उल्लेख है दोस्तों। ये जो उल्लेख है ऋग संहिता से है दोस्तों। किससे उल्लेख है? ऋग संहिता से दोस्तों। चलिए हम लोग 114 देखते हैं। वैदिक साहित्य में उल्लेखित अधर्व्यू है दोस्तों। वैदिक साहित्य में जो उल्लेखित अधर्व्यू है दोस्तों वो है दोस्तों आपका यज्ञीय पुरोहित का एक भेद है दोस्तों। क्या? यज्ञीय पुरोहित का एक भेद है दोस्तों। 115 देखिए। ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है दोस्तों? ये सहायक है साथियों आपका सायन है दोस्तों। कौन है? सायन दोस्तों। ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? तो सायन दोस्तों। 116 देखिए। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार
कि आधुनिकीकरण का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो आधुनिकीकरण का श्रेय आपको जाता है विवेद माधव को दोस्तों। किसे जाता है? विवेद माधव को दोस्तों। किसे जाता है? विवेद माधव को साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 117 देखिए, किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है दोस्तों? मृत्यु संबंधी जो चर्चा की गई वो कठोपनिषद में है साथियों। किसमें किया गया? कठोपनिषद में साथियों। चलिए 118 देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित कीजिए दोस्तों। ये जो प्रयुक्त सीता शब्द का उदाहरण निर्धारित किया गया जोते हुए कण से दोस्तों। किससे किया गया? ज्योति हुई कण से दोस्तों। 119 देखिए, निम्नलिखित उपनामों में किसका प्रयोग ऋग्वेदिक कालीन देवता इंद्र के लिए नहीं है दोस्तों? ये साथियों आपका पर्जन्य के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? पर्जन्य के लिए दोस्तों। माधव के लिए था, आपका रथेष्ट के लिए भी था, और वृत्त व व्रत हन के लिए भी था दोस्तों, लेकिन इसके लिए नहीं था, पर्जन्य के लिए नहीं था दोस्तों। 120 देखिए, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता था दोस्तों? तो मानव जाति का जो प्रथम ग्रंथ माना जाता है साथियों, ये आपका ऋग्वेद से हो जाएगा दोस्तों। किससे माना जाता है? ऋग्वेद से दोस्तों। चलिए हम लोग 121 देखते हैं। निम्नलिखित यज्ञों में सूरा की आहुति किसका लक्षण है दोस्तों? सूरा की आहुति किसका लक्षण है? ये साथियों आपका श्रोत्रामणि यज्ञ से है दोस्तों। किससे? श्रोत्रामणि यज्ञ से दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए, वैदिक काल में पनी को कहा जाता था पशुपालक था दोस्तों, व्यापार को नियंत्रित करने वाला भी था, गोपालक और चरवाहे भी था दोस्तों। उपयुक्त सही होगा दोस्तों इसमें। वैदिक काल में पनी को कहा जाता था जो पशुपालक और व्यापार को नियंत्रित करने वाला, गौपालक एवं चरवाहे। उपयुक्त सभी है दोस्तों, इसमें जो दिया गया सभी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी को पन ही कहा जाता था दोस्तों। 123 देखिए, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों की पहचान किससे नहीं थी दोस्तों? किससे नहीं थी? तो साथियों शिव की पहचान ऋग्वेदिक कालीन आर्यों की नहीं थी दोस्तों। चलिए हम लोग 124 देखते हैं। चित्रित धूसर भान किस काल के हैं दोस्तों? चित्रित धूसर भान किस काल के हैं? ये दोस्तों आपका वैदिक काल के हैं। किस काल के? वैदिक काल के दोस्तों। प्योर एनसीईआरटी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जरूर से जरूर एक बार दो बार वीडियो देखिएगा। 125 देखिए, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? उपनिषदों को साथियों वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत दोस्तों। 126 देखिए, होता क्या है? यानी होत्री होता दोस्तों। होत्री क्या है दोस्तों? ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला मंत्र है दोस्तों। क्या है? ऋग्वेद में देवों को आह्वान करने वाला मंत्र को कहते हैं होत्री दोस्तों। क्या कहते हैं? होत्री दोस्तों। चलिए हम लोग 127 देखते हैं। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा की पुस्तक निम्न में से कौन है दोस्तों? तो सबसे प्राचीन भाषा की प्राचीन पुस्तक आपका अष्टाध्यायी है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, अष्टाध्यायी नहीं है, ये तो व्याकरण का अष्टाध्यायी है दोस्तों। लेकिन प्राचीन भारतीय भाषा की पुस्तक पूछा गया था, निरुक्त है दोस्तों। क्या है? निरुक्त है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 128 देखिए, भारत में चित्रकारी पर पहली प्राचीन पुस्तक है दोस्तों। चित्रकारी पर जो पहली प्राचीन पुस्तक है दोस्तों वो है आपका अर्लग्रैन्य सूत्र दोस्तों। क्या है? अर्लग्रैन्य सूत्र है दोस्तों। अर्लग्रैन्य सूत्र दोस्तों है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 129 देखिए, उत्तर वैदिक काल में कौन सा नगर के रूप में विकसित होने में असफल रहा दोस्तों? ये दोस्तों रहा है इंद्रप्रस्थ। विकसित होने में असफल रहा है दोस्तों। चलिए 130 देखिए, स्त्रियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है दोस्तों। स्त्रियों के साथ जो समानता का व्यवहार किया जाता है वो वैदिक काल में दोस्तों। किस काल में? वैदिक काल में दोस्तों। 131 देखिए, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान था दोस्तों। मूल निवास स्थान था, क्या था दोस्तों? मूल निवास स्थान जो था
वो दोस्तों तिब्बत था दोस्तों। क्या था? तिब्बत दोस्तों। सॉरी दोस्तों, तिब्बत नहीं होगा ये दोस्तों, ये आपका मिसप्रिंट हो गया थोड़ा दोस्तों, क्षमा चाहते हैं। ये आपका हो जाएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये आर्कटिक प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? आर्कटिक प्रदेश दोस्तों। ये जो बोले हैं दयानंद सरस्वती के हिसाब से ये आपका होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 132 देखिए दोस्तों, वैदिक आर्य निम्न में से किसकी उपासना नहीं करते थे? तो दोस्तों इसकी उपासना नहीं करते थे, वो कार्तिकेय की उपासना नहीं करते थे दोस्तों। कार्तिकेय मतलब दोस्तों गणेश भगवान के भाई की उपासना नहीं करते थे दोस्तों, मतलब पूजा नहीं करते थे उनकी। निम्न में से किसे वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं किया जाता है दोस्तों? वैदिक साहित्य में जो सम्मिलित नहीं किया जाता है साथियों, वो आपका हो जाएगा स्मृति दोस्तों। क्या होगा? स्मृति दोस्तों। स्मृति को सम्मिलित नहीं किया जाता था दोस्तों वैदिक काल में। 134 देखा जाए, ऋग वैदिक काल में तूफान का देवता था। कौन थे दोस्तों? तूफान के देवता मारुत थे दोस्तों। कौन थे? मारुत दोस्तों। तूफान के देवता कौन थे? मारुत दोस्तों। 135 देखिए, ऋग वैदिक काल में सरकार का समान रूप था दोस्तों। सरकार का जो समान रूप था वो था साथियों आपका पैतृक राजतंत्र था दोस्तों। क्या था? पैतृक राजतंत्र था दोस्तों, पैतृक राजतंत्र। 136 देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र था दोस्तों। आर्य सभ्यता का केंद्र था सरस्वती एवं गंगा के मध्य क्षेत्र दोस्तों। क्या था? सरस्वती एवं गंगा के मध्य क्षेत्र को उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र कहा जाता था दोस्तों। 137 देखिए, निम्न में कौन उपनिषद है दोस्तों? उपनिषद कौन है? तो सब ता स्वतर है दोस्तों। कौन था? सब ता स्वतर है दोस्तों। 138 देखिए, ऋग वैदिक काल में कौन सी शासन प्रणाली समानता प्रचलित थी? तो दोस्तों समानता जो प्रचलित थी वंश परंपरागत राजतंत्र था दोस्तों। क्या था? वंश परंपरागत राजतंत्र था दोस्तों। 139 देखिए, उत्तर वैदिक आर्यों द्वारा प्रयोग में लाई गई धातु थी दोस्तों। कौन सा था? उत्तर वैदिक आर्यों द्वारा प्रयोग में लाई गई धातु थी दोस्तों, चांदी था, आपका सोना था, तांबा था, लोहा था, पीतल था दोस्तों। ये सभी धातु का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में लाया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। 140 देखिए, ऋग वैदिक धर्म की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है दोस्तों? ये विशेषता जो है प्राकृतिक की उपासना है दोस्तों। क्या है? प्रकृति की उपासना दोस्तों। ऋग वैदिक धर्म की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो प्रकृति की उपासना दोस्तों। आर्यों का आगमन भारत में किस ओर से हुआ दोस्तों? मध्य एशिया से हुआ। किस ओर? मध्य एशिया से। तो आर्यों का आगमन भारत में किस ओर से हुआ? मध्य एशिया से दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 देखा है दोस्तों, ऋग वैदिक सभ्यता की विशेषता थी दोस्तों, ये प्रकृति पूजा था दोस्तों। क्या था? प्रकृति पूजा था दोस्तों। ऋग वैदिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता दोस्तों। 143 देखिए, मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान था दोस्तों। मूल स्थान क्या था? मध्य एशिया था दोस्तों। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान क्या था? तो मध्य एशिया था साथियों। 144 देखा जाए, शतपथ ब्राह्मणधा संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? ये यजुर्वेद से संबंधित है दोस्तों। किससे? यजुर्वेद से दोस्तों। 145 देखिए, उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था दोस्तों? ये शासक था दोस्तों केकई का शासक था। कहाँ का? केकई का दोस्तों। उपनिषद युग के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकई के दोस्तों। 146 देखिए, 10 राजाओं के युद्ध में भारतों का पुरोहित कौन था दोस्तों? तो 10 राजाओं के युद्ध में भारतों का पुरोहित जो था साथियों, वो वशिष्ठ था दोस्तों। कौन था? वशिष्ठ दोस्तों। कौन थे? वशिष्ठ।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 147 देखिए, निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है दोस्तों? गद्य में जो उपनिषद लिखा गया वो बृहदारण्यक उपनिषद है। कौन है दोस्तों? बृहदारण्यक उपनिषद गद्य में लिखा गया था दोस्तों। 148 देखिए, उद्दाल, अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच से वहाँ ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप इसमें वर्णित है दोस्तों। ये वर्णित है साथियों आपका छंदोगय उपनिषद में। किसमें वर्णित है? छंदोगय उपनिषद में दोस्तों। फिर से देखा जाए, उद्याल, अरुणी एवं उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? छंदोगय उपनिषद में दोस्तों। 149 देखिए, वेद त्रय के अंतर्गत सम्मिलित है दोस्तों। वेद त्रय के अंतर्गत जो सम्मिलित है वो साथियों हो जाएगा आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद दोस्तों। क्या होगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद दोस्तों। चलिए 150 देखते हैं हम लोग। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था दोस्तों? ग्राम का मुखिया ग्रामणी था दोस्तों। कौन था? ग्रामणी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 151 देखिए, उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक कहे जाते थे दोस्तों। कौन कहे जाते थे? उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक कहे जाते थे सम्राट। क्या कहे जाते थे दोस्तों? सम्राट कहे जाते थे। चलिए 152 चलते हैं हम लोग। अंगराज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है दोस्तों। कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में दोस्तों। अंगराज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। चलिए 153 देखिए, राजस्यु से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है दोस्तों। तो राजस्यु से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन जो है साथियों ये आपका यजुर्वेद से है दोस्तों। किससे? यजुर्वेद से है दोस्तों। दोस्तों ये पार्ट एक वीडियो और आएगा पार्ट 3 दोस्तों, उसमें लगभग 140 क्वेश्चन होगा दोस्तों। उसके बाद वैदिक सभ्यता खत्म हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। राजस्यु से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन कहाँ से मिला दोस्तों? यजुर्वेद से दोस्तों। देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। इससे बाहर क्वेश्चन बिहार दरोगा, बिहार एसएससी में ही आएगा दोस्तों। एनसीईआरटी प्लस इंक्लूड किया गया दोस्तों। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ दोस्तों? ये वर्णन दोस्तों हुआ है आपका गौर्गी से। किससे हुआ है दोस्तों? गौर्गी से। फिर से देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में किसका वर्णन हुआ? गौर्गी का दोस्तों। 155 देखिए, ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके तंत्र से आरंभ होते हैं दोस्तों? ये होता है साथियों अग्नि के तंत्र से आरंभ होता है। 156 देखिए, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है दोस्तों? अयोध्या का जो उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है साथियों ये मिलता है आपका ऋग्वेद से दोस्तों। कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से दोस्तों। 157 देखिए, निम्नलिखित में से किन धार्मिक पुस्तकों में वली तथा भाग शब्दों का प्रयोग भूमि के लिए किया गया है दोस्तों? ये किया गया साथियों शतपथ के लिए। किसके लिए किया गया? शतपथ के लिए दोस्तों। किसके लिए? शतपथ के लिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 158 देखते हैं दोस्तों। भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्ति हुई दोस्तों। तो कब हुई भक्ति की अवधारणा? श्वेताश्वर उपनिषद में दोस्तों। कब हुई? श्वेताश्वर उपनिषद में। चलिए 159 देखते हैं। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक थे आपका पृथुवेन थे दोस्तों। कौन थे? पृथुवेन दोस्तों। कौन थे? पृथुवेन थे। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे? पृथुवेन दोस्तों। 160 देखिए, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है दोस्तों? आप सभी साथी मालूम है मुंडको उपनिषद में की गई है यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से दोस्तों। चलिए 161 देखिए, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है साथियों आपका द्वितीय से सप्तम मंडल में जाना जाता है। किस मंडल में दोस्तों? द्वितीय से सप्तम मंडल में दोस्तों। फिर से एक बार पढ़ लिया जाए, ऋग्वेद में किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय से सप्तम मंडल को दोस्तों। किसको कहा माना जाता है? द्वितीय से सप्तम मंडल दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। आपका 100+ क्वेश्चन करवा दिया गया है दोस्तों।
140 क्वेश्चन का एक पार्ट और आएगा दोस्तों, आप लोग उसको देखना नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने साथियों को भी शेयर जरूर से जरूर कीजिए दोस्तों, और हमारी हौसलों को बढ़ाइए दोस्तों।